है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट में जो नी लगाते हैं हम लोग, वो स्ट्राइकर कंपनी अमेरिका की है, वो इक्वल पैसा दिल्ली में भी लेता है और हमसे भी लेता है। लेकिन जहां डॉक्टर वहां 50,000 रुपये लेते हैं, वहां हम लोग 25,000 रुपये लेते हैं। इस मामले में अगर कंपेयर करेंगे तो पटना का जो डॉक्टरी फी है वो सभी जगहों से कम है। आपको ये नहीं लगता कि सेवा का भाव जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है डॉक्टरों में? ये बात सही है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस क्यों हुआ है ऐसा, मैं इस पर मेडिकल पॉलिटिशियंस को इस पर जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए, हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग MBBS पास किए थे तो मेरी रुचि जाने गई थी कि मैं सर्जन होना चाहता हूँ, कि फिजिशियन होना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ। उसी मुताबिक हमारा एडमिशन हुआ, हम सर्जन बने तो हम जो भी हुआ। आज क्या हो गया है कि आप MBBS पास कर जाइए, फर्स्ट MBBS, सेकेंड MBBS, फाइनल MBBS में आप फर्स्ट करिए, इसकी कोई महत्ता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको कम्पीट करना है। तो क्या हो रहा है कि द मोमेंट लड़के MBBS पास करते हैं, अस्पताल जाना छोड़ देते हैं, वो बैठ के किताब पढ़ते रहते हैं कि उनको PG कम्पीट करना है। PG कम्पीट करने के चक्कर में वो PG अस्पताल जाना छोड़ देते हैं। अस्पताल की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, वो नहीं हो पाता है, और आप PG करने की तैयारी करने के लिए किताबें पढ़ने लगते हो। वो एक थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है जिसको आप पास कर लेते हो। पास करने के बाद आपकी पोस्टिंग हो गई, आपका चयन हो गया, सपोज कीजिए जनरल सर्जन के रूप में, तो आपको जनरल सर्जरी में हो गया एडमिशन। लेकिन दुर्भाग्यवश आपको कोई भी प्राथमिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान ऑब्स्टेटिक्स का, आई का, ENT का जो हम लोग जमाने में होता था, तो नहीं हो सका। यानी मेडिकल शिक्षा का जो ढांचा है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बड़ा जरूरत है, क्योंकि ये बदलाव लास्ट 10-15 साल में ऐसे आए हैं कि बच्चे एक तरह से पढ़ाई के किताब के कीड़ा बन गए हैं। उनको जो अस्पताल में और वार्ड्स में जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जो हैं सो वो पैसा गिनने की मशीन बन के अब रह गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई आप पाते हैं? सही बात है, इसीलिए कि अल्टीमेटली मेडिकल की शिक्षा ही इस देश में एक ऐसी शिक्षा हो गई है जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है। ये सर्वविदित है कि ऑर्थोपीडिक्स में MS में एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि प्रैक्टिकल स्थिति में कोई आदमी 1 करोड़ रुपया खर्च करके MS ऑर्थोपीडिक्स करता है या MD रेडियोलॉजी करता है, तो उसकी धारणा क्या रहेगी? वो पैसा वापस लेना चाहेगा, अपना वापस लेना चाहेगा। ये तो एक बिजनेस बन गया है। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स खुले, और इसी पहल पर उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस बनाया है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत से अस्पतालों को भारतवर्ष में रिकॉग्निशन दिया कि आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कराओ, और आपके इंस्टीट्यूशन को मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, और आपके द्वारा ट्रेन बच्चों का मैं एग्जाम लूंगा, उनको DNB दूंगा, और ये DNB डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड को मैं MS के इक्विवेलेंट मानूंगा। ये सरकार का पहल अच्छा है। ये कहा गया कि आपकी पोस्टिंग, आपने सरकारी सेवा ज्वाइन किया और आपकी पोस्टिंग कुष्ठ रोग विभाग में कर दी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं आया तो मैं उम्मीद करता था कि मेरे अनुभव का, मेरे ज्ञान का सरकार उपयोग करेगी, और जब मैं तत्कालीन सचिव श्री VS दुबे जी से मिला, उन्होंने कहा कि जब तक आप नौकरी नहीं ज्वाइन करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने नौकरी ज्वाइन करी, एडहॉक अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने ज्वाइन करी और मुझे दुमका भेज दिया गया। जब मैं उनसे मिला कि भाई मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरी सुविधा ले आप, नहीं पहले आप अप्लाई कीजिए, फिर रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा, देखा जाएगा। तो ये मेडिकल कॉलेज में जो तबादले होते हैं, पदस्थापन होते हैं, या जो सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल्स की वहाँ नियुक्तियाँ होती हैं, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप कितना होता है? काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन शुरू में उसके अंदर घुसने के लिए बहुत से परेशानियां हैं। पहला तो यह है कि आपको एक रूरल सर्विस होना चाहिए, दूसरा है कि साहब आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा जो भी टीचिंग हॉस्पिटल का इंग्लैंड का था, उसको इन लोगों ने नहीं माना, बिकॉज वो मेरे नौकरी के समय का नहीं था। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक एडवोकेट जिस दिन एडवोकेट शुरू करता है, 10 साल के बाद वो हाईकोर्ट जज के बनने लायक हो जाता है। वो उसको कहाँ प्रैक्टिस किया इससे उसको मतलब नहीं है, तो वो तो सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन आप उसको मानते हैं। एक डॉक्टर पास करने के बाद अगर 10 साल तक विदेशों में शिक्षा लिया, विदेशों में ट्रेनिंग ली, विदेशों में टीचिंग में रहा, वो अगर भारत लौट के आता है तो उस पर आप कहते हैं बिकॉज आप सर्विस में नहीं थे इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ। जैसे मुझे उन्होंने डाल दिया, मैं जिक्र, और आपको आश्चर्य होगा कि 16 साल नौकरी करने के बाद भी मैं रिटायर किया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, वो भी हमें दिया गया एज
एक सिंपल मेडिकल ऑफिसर और एडिशनल पीएससी से। तो प्रॉब्लम यह है कि तो दुमका में आप कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे? जी, मैं दुमका में था, उसके बाद फिर मुझे 1 साल के बाद फिर पटना सिविल सर्जन के यहाँ आया। मैं यहाँ पर मेडिकल बोर्ड्स में था, डिफरेंट पोस्ट पर था। कभी भी हम हड्डी रोग से हमें सरकार ने किसी तरह से सतर्क नहीं रखा। तो जो नए यंग डॉक्टर जो आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, हमारा प्रोफेशन एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। हमें इसकी गरिमा को बनाए रखने की सभी कोशिश करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से इस अपने प्रोफेशन को धर्म मानकर करें। और हमें चाहिए कि अगर आप पैसा के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा आपको कभी हाथ नहीं लगेगा। आपके पीछे अगर पैसा दौड़ेगा तो आप बराबर पैसों की आपको कोई कमी नहीं होगी, आप अच्छा करेंगे। जो समाज में जो एक धारणा बनी हुई है कि डॉक्टर्स पैसे के पीछे दौड़ते हैं, डॉक्टर्स अच्छा काम नहीं करते हैं, इस धारणा को हमें बदलना चाहिए। और आज के युवा डॉक्टर अगर इस पहल में कोशिश करेंगे, इस तरह की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसमें जरूर बदलाव आएगा। तो ये थे डॉक्टर आर.एन. सिंह, जिनका बड़ा नाम है, बड़ा यश है, और ये माना जाता है कि इनके यहाँ अगर हड्डी का कोई भी मरीज आ गया तो वो यहाँ से ठीक होकर के जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मरीज ही जाने और डॉक्टर साहब जाने, मगर बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनका ये मानना है कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं और जिस ढंग से मेडिकल शिक्षा महंगी होती जा रही है वही वजह है कि डॉक्टरों की फीस भी बढ़ रही है। और बिहार में अभी मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, मगर सरकार उस दिशा में जितनी कोशिश करनी चाहिए, जितनी पहल होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उसमें चूक है। हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार भी इस पर ध्यान देगी ताकि एक आम नागरिक को, एक ग्रामीण को, जो जिसके पास पैसा नहीं है, निर्धन है, उसको भी वही सुविधा मिल सके जो एक पैसे वाले मरीज को सुविधा मिल सकती है। हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। डॉक्टर साहब, अपने हमसे बातचीत की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।